नमस्कार। पिछले व्याख्यान में नदी जो प्रवाहित नदी नदी का जल है उसके कार्यों में शामिल जो निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं उसके अपरदनात्मक स्थल रूप हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी इस व्याख्यान में निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नदी के निक्षेपात्मक आकारों में जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, गिरिपदीय मैदान, नदी विसर्प, चापाकार झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा प्रमुख रूप से होते हैं। जिसमें पहला है जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु नदी की प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने के सूचक होते हैं। पर्वतों से उतरकर नदी जब मैदान में प्रवेश करती है तो नदी का ढाल तथा वेग अकस्मात कम होने पर उसकी भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तब वह पर्वतों के आधार या तलहटी में प्रवार शैल का निक्षेपण शंकु के आकार में करती है। इनके तल में बड़े शिलाखंड, ऊपर बजरी तथा सबसे ऊपर महीन रेत के का निक्षेप होता है। जलोढ़ शंकु देखने में टालस शंकु जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों भिन्न क्रियाओं से बनते हैं। टालस शंकु का निर्माण अपक्षय से उत्पन्न ढीले प्रवार शैल या भग्नाश्म राशि के सामूहिक स्थानांतरण द्वारा होता है। इसमें जल का योगदान शून्य प्राय होता है। इसके विपरीत जलोढ़ शंकु प्रवाही जल या नदी की निक्षेप क्रिया से उत्पन्न होता है। दूसरा है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख वास्तव में जलोढ़ शंकु का ही एक रूप होता है। दोनों में मुख्य अंतर आकार का है। निर्माण प्रक्रिया एक ही होती है। जलोढ़ शंकु की रचना अधिक तीव्र पर्वतीय ढालों पर नदी द्वारा एकत्रित प्रवार शैल के ऊंचे निक्षेप के रूप में होती है। विशेषतः जबकि नदी में जल की मात्रा कम और प्रवार शैल अधिक हो तो जलोढ़ की पंख की रचना कम तीव्र ढालों पर अधिक जल युक्त नदी द्वारा होती है। इसमें मलबे का विस्तार अर्ध वृत्ताकार या पंखे के आकार में दूर होता है। पंख के शीर्ष के पास नदी कई धाराओं में बंटकर बजरी के ऊपर बहने लगती है। प्राय ये धाराएं काफी दूर तक बजरी में अदृश्य रूप से बहती हैं और आगे जाकर स्रोत के रूप में पुनः प्रकट होती हैं। ऐसी धारा गोफित नदी कहलाती है। ये धाराएं अक्सर शुष्क रहती हैं, केवल वर्षा काल में जलपूर्ण होती हैं। तीसरा है गिरिपदीय जलोढ़ मैदान। जलोढ़ पंखों का क्रमिक विस्तार दो रूपों में होता है। ऊंचाई में विस्तार होने पर ये जलोढ़ शंकु की रचना करते हैं। परिधि की ओर विस्तार होने पर कई पंख परस्पर मिल जाते हैं, जिससे संयुक्त जलोढ़ पंख की रचना होती है। कई विस्तृत पंखों के परस्पर मिलने से एक विस्तृत मैदान की रचना होती है, जिसे गिरिपदीय जलोढ़ मैदान कहा जाता है। हिमालय की तलहटी में ऐसे मैदान विशेषतः दर्शनीय होते हैं। इन मैदान का महत्व मानव निवास के लिए अधिक होता है। नदी विसर्प एवं चापाकार झील। वास्तव में नदी विसर्प अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया का सम्मिलित परिणाम है। मैदान में ढाल प्रवणता कम होने के कारण नदी का वेग एवं उनकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है। तब वह अतिरिक्त जलोढ़ या पार्श्वों पर निक्षेपण करने लगती है। मंद प्रवाह के कारण मार्ग में जरा सी भी बाधा आने पर वह मुड़ जाती है। प्रौढ़ नदी अपने भारी तट का अपर्दन तथा भीतरी तट पर निक्षेपण करती है। इसे विसर्पों का क्रमिक विस्तार होता है। विसर्प की ग्रीवा अत्यंत सक्रिय हो जाने पर बाढ़ के समय वह कट जाती है तथा नदी सीधा मार्ग ग्रहण करती है। कटे हुए विसर्पों में जल भरा रहता है, जिन्हें चापाकार झील कहा जाता है, जिसको ऑक्सबोल लेक भी कहा जाता है। प्राकृतिक तटबंध। नदी अपनी परिपक्व प्रौढ़ावस्था में अपने तटों पर जलोढ़ का निक्षेप करती है। वर्षा काल में जल का आयतन बढ़ जाने पर वह तटों को तोड़कर दूर तट बहने लगता है। बाढ़ का जल उतर जाने पर अधिकांश जलोढ़ नदी तटों पर निक्षेपित हो जाता है। इस निक्षेपण से कम ऊंचाई वाले कटक बनते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 10 मीटर तक होती है। प्राय ये बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका आर्थिक महत्व भी होता है। उर्वरता के कारण इनके बाह्य ढालों पर बस्तियां स्थापित हो जाती हैं, किंतु भयंकर बाढ़ों के समय ये तटबंध टूट जाते हैं, जिससे बहुत विनाश होता है। अगला है बाढ़ के मैदान। प्रौढ़ावस्था में नदी के पार्श्विक अपर्दन के द्वारा घाटी का
चौड़ाई में विस्तार होता है, साथ ही वेग मंद पड़ जाने के कारण उसका निक्षेप कार्य भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में बाढ़ का जल प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर दूर दूर तक फैल जाता है। जल सूखने के बाद जलोढ़ या विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेप हो जाता है, उसे उर्वर मैदानों की रचना होती है। डेल्टा नदी की वृद्धावस्था में उसके मुहाने के निकट जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित यह महत्वपूर्ण आकृति होती है। इस त्रिभुजाकार आकृति का नामकरण लैटिन भाषा के डेल्टा वर्ण के नाम पर किया गया है। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने पर निर्मित इस प्रकार का नामकरण किया था। तत्पश्चात विभिन्न आकृतियों वाले इस स्थल रूप के लिए डेल्टा शब्द का ही प्रयोग होने लगा। प्राय सब नदियां झील या सागर में गिरती हैं, लेकिन सभी डेल्टा नहीं बनाती है। नदी के मुहाने पर डेल्टा के निर्माण में कुछ तथ्य हैं जो योगदान देते हैं, जिसमें पहला है अधिक अपरदन से प्राप्त पदार्थों के कारण नदी अति भारित हो जाती है, तब वह अपने पार्श्वों, तली एवं मुहानों पर अधिकांश पदार्थों को एकत्रित करती है। दूसरा है मुहाने के निकट ढाल में बहुत कमी होने के कारण नदी जलोढ़ का परिवहन नदी नहीं कर पाती है। तीसरा, झील या सागर में गिरने पर सागरीय जल में से रगड़ के द्वारा नदी के वेग में बाधा पड़ती है, तब मुहाने पर डेल्टा के रूप में जलोढ़ का निक्षेप होने लगता है। सागर के खारे जल के संपर्क में जलोढ़ के सूक्ष्म कण भारी हो जाते हैं, तो सरलता से तली में बैठने लग जाते हैं। डेल्टा निर्माण। डेल्टा के निर्माण में कुछ परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, जैसे डेल्टा के निक्षेप के लिए झील या सागर तट ही उपयुक्त स्थान होते हैं। दूसरा, नदी मार्ग लंबा तथा उसके जल का आयतन पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अधिक मात्रा में जलोढ़ का परिवहन कर सके। जलोढ़ सूक्ष्म तथा अधिक मात्रा में होने चाहिए। मुहाने के निकट नदी का वेग मंद होना चाहिए। वेग अधिक होने पर पदार्थ सागर से दूर तक पहुंच जाते हैं। नदी के मुहाने पर ज्वार तथा तरंगों की क्रिया अधिक नहीं होनी चाहिए। यह डेल्टा विकास में बाधक होती है। अब ये इस तरह से जो डेल्टा बनते हैं उसको कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। आकार, विस्तार तथा संरचना की दृष्टि से डेल्टा में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस कारण उनका वर्गीकरण आकृति, विस्तार के अनुसार किया गया है। इसमें पहला है चापाकार डेल्टा। चाप या धनुष के आकार के डेल्टा बजरी, रेत, सिल्ट आदि बड़े कणों से निर्मित होते हैं, अतः इनके ऊपर बहती हुई नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। वर्षा काल में प्राय ये मार्ग बदलती रहती हैं। ऐसे डेल्टा प्रगतिशील होते हैं जो क्रमशः सागर की ओर अग्रसर होते हैं। नील, गंगा, सिंध, राइन, हांगो, इरावती, वोल्गा, डेन्यूब आदि नदियों के डेल्टा इसी प्रकार के डेल्टा हैं। पंचाकार डेल्टा। इसका निर्माण अधिक वेग वाली नदियों के द्वारा सूक्ष्म कणों से होता है जो सागर में दूर तक पहुंच जाते हैं। नदी इन पदार्थों से दूर तक सागर में प्रविष्ट होती हैं और आगे कई धाराओं में बढ़ जाती है। ये सभी शाखाएं अपने किनारों पर महीन पदार्थ जमा करती हैं, जिससे डेल्टा का आकार हाथ की उंगलियों जैसा हो जाता है। इसे ही पंचाकार डेल्टा कहा जाता है। मिसिसिपी का डेल्टा इसका मुख्य उदाहरण है। ज्वालामुखी डेल्टा। नदी का जलमग्न मुहाना जहां सागरीय लहरें या ज्वारीय तरंगें निक्षेपित पदार्थों को बहाकर ले जाती हैं, ऐश्वरी कहलाता है। ऐसे मुहानों में अवसाद के निक्षेप से लंबे व सक्रिय डेल्टा का निर्माण होता है। मैकेंजी, एल्ब, हडसन, विशुला, नर्मदा व ताप्ती नदियों की डेल्टा ज्वार नदमुख डेल्टा का मुख्य उदाहरण पेश करते हैं। रुंडित डेल्टा। सागरीय लहरें डेल्टा को निरंतर छांटती रहती हैं तथा कुछ भाग को बहाकर ले जाती हैं। ऐसे कटे फटे डेल्टा मग्नाकार या रुंडित डेल्टा कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका की रायो ग्रांडे का डेल्टा इसका मुख्य उदाहरण है। अगला है पलीयुक्त डेल्टा। जब एक नदी की कई धाराएं पाली के रूप में पृथक डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विकास रुक जाता है। इसे डेल्टा क्षीणाकार हो जाता है। प्रगतिशील डेल्टा। अगला अवरोधित डेल्टा और तीसरा प्रतितक डेल्टा। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।